सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है और पाबंदियों के इस अमरीकी फैसले को पाकिस्तान ने जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि यह फैसला खित्ते में फौजी अदम तवाजुन में इजाफे का सबब बनेगा और इससे इलाकाई इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुंचेगा। दफ्तर खारजा ने वाजे किया कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखना है। ये प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत जिस पर समझौता मुमकिन नहीं है। माजी में भी शुबहात की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? वाशिंगटन ये क्यों भूल जाता है कि खित्ते में एटमी प्रोग्राम का आगाज पाकिस्तान ने किया था? 1974 में इस्माइलिंग बुदा के नाम से किए जाने वाला एटमी धमाका पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने तो जवाब में एटमी प्रोग्राम का आगाज किया और ऐसा काम किया कि इस्माइलिंग बुदा वाले नए दिल्ली की स्माइल ही गायब कर दी। इस सूरत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। आमिर ज़ियाद तारुफ के मोहताज ने ब्रिगेडियर वकार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ने इसी साल अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 9 कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया था, अब मजीद 4 को कर दिया, तो इससे हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है उस पर किस हद तक असर पड़ सकता है? आई थिंक ये पहले भी पाकिस्तान में होती हुई है, आपको याद होगा, और जिसकी लंबी लिस्ट है और ये बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी है। इसमें भारत का प्रोग्राम देखते हैं, इसराइल का जैसे फिजिकली यूज किए हैं मिसाइल्स खित्ते में और आग लगाई हुई है। पाकिस्तान का एक तो डिफेंसिव सिस्टम जो है मिसाइल का हो या न्यूक्लियर हो, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए, और क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान का कोई इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम कोई लेट से मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी यूरोप से अमेरिका से खरीद रहे हों। डेफिनेटली कुछ वेंडर्स हैं जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं और उनको डेफिनेटली उनकी मॉनिटरिंग की गई होगी, कोशिश की गई है कि इनको लेट्स से सैंक्शन के डर से डराया जाए और उसके बाद जो है पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया जाए। क्योंकि एक एनवायरनमेंट है, अभी ट्रंप साहब ने आने से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी शायद ख्याल आया कि अपने जो पुराने दोस्त हैं उनका थोड़ा सा जो मजा खराब किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक तो जो प्रैक्टिकल है कैपेबिलिटी है मिसाइल प्रोग्राम की, वो ऑलरेडी बड़ा एडवांस्ड है। अभी बांग्लादेश बात हो रही थी, वहाँ पे बड़ी अच्छी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है मिसाइल और न्यूक्लियर अम्ब्रेला फ्राइम करेगा वहाँ पे। तो इसी तरह मिडल ईस्ट में पाकिस्तान कुछ ममालिक के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग का गारंटर है और ये मिसाइल प्रोग्राम को आज तो शुरू हुआ भी नहीं, बहुत एडवांस लेट्स से ऑलरेडी आप कह लें कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो वन ऑफ द बेस्ट है एक्चुअली, इवन इंडिया के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल प्रैक्टिकली तो इतना ज़्यादा कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। मे बी जो कंपनियाँ ऑलरेडी उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में हिस्सा लेती हैं नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स के साथ या पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साथ, उनको मेरे ख्याल कोशिश है क्वेश्चन करने की, डराने की, और थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है इसमें। और मेरे ख्याल में इस वक्त अमरीका को एलाइज की जरूरत है। वेस्ट एशिया में जिनका हशर हुआ है या ईस्टर्न यूरोप में एक पूरी जंग है जो नेटो लड़ रही है, और इस वक्त एलाइज को जो अच्छे पुराने दोस्त हैं अगर आप इस तरीके से खराब करना है और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लानी है तो उसमें मेरे ख्याल नुकसान अमरीका का ही है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान के बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा आमिर ज़ियाद साहब, आपने ब्रिगेडियर वकार साहब को भी सुना था। आमिर साहब, अमेरिका पहले भी पाबंदियां लगाता रहा है, तो क्या मुस्तकबिल में कर सकते हैं कि इस किस्म की जो पाबंदियां हैं इनका दायरा कार मजीद वसी हो सकता है, फैल सकता है? माली के मुकाबले में ये पहली मरतबा हुआ है कि हमारी किसी स्टेट रन एंटिटी NDC के ऊपर पाबंदी लगी है। तो ये अलामती एतबार से बेशक पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसका असर न पड़े, लेकिन अलामती लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो हैं भारत नज़ाद लोग हैं जो बहुत अहम मौजूओं पर हैं और कुछ जो हैं भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मौजूओं पर हैं। मसलन के तुलसी गबार्ड हैं उनकी, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उनको 18 जो एजेंसीज हैं अमेरिका की वो रिपोर्ट करेंगी और वो पुल का किरदार अदा कर रही होंगी सदर के दरमियान और उन एजेंसीज के दरमियान। अब आपको पता है कि तुलसी साहिबा जो हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मोदी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात और पाकिस्तान के हवाले से उनका एक स्टैंड रहा है जिससे हम वाकिफ। इसी तरह FBI की आप बात करें, उस पर भी एक भारत निजात शख्स जो है उसको जो है उसका सरबराह बनाया गया है।
तीसरा बड़ा एक अहम ओहदा जिसको रूबियो साहब का है, वो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गालिबन लेकर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं कि जो बहुत ही हॉक्स कंसिडर किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। रूबियो साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जो एक लेकर आए थे रेजोल्यूशन प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान, ये वही शख्सियत हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखते जाए तो कई ऐसे तैनातियाँ हुई हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हॉक्स हैं और वो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो क्लाउड है अमेरिका में बहुत ही रिसीडिंग क्लाउड है। रिसीडिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो है भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज से नहीं 2005 से डिक्लेयर किया हुआ है। उसके साथ उसका न्यूक्लियर मामला के ऊपर एक क्लोजनेस का वो है, तो वहां पर तो पूरी तरह ताउन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो वो जाहिर उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर ताकत है। और हमने देखा कि इसके बाद जहाँ जहाँ जिन ममालिक के मुसलमान मुल्कों की अफवाज मजबूत थी और जहाँ पे एक कहते हैं ना कि मजबूत मुस्तहकम हुकूमतें थी, आप इराक की बात कर लें, अब शाम लेटेस्ट कैजुअलिटी है, लिबिया को आप देख लें, गो के छोटा मुल्क था लेकिन मुल्क था, अहम मुल्क था। यमन में हमने देखा, तो एक के बाद दीगरे जो है उन्होंने उस चीज को जो है न्यूट्रलाइज किया है। अब बेशक पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट के साथ, लेकिन फिर भी उनको ये बात हजम नहीं होती। दूसरी बात है कि क्योंकि भारत उनका वलाय है, तो चाहेंगे कि भारत के खिलाफ जो है वो उसकी जो हेजेमनी वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं इस खत्ते में चाइना के मुकाबले में, तो उनको एक सर्विएंट किस्म का, एक प्लाइंट किस्म का पाकिस्तान चाहिए, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें दबाव बढ़ेगा और उसमें फिर पाकिस्तान की दाखिली सियासत बहुत ही अनसेटल्ड है। उसमें फिर हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो इस वक्त शहबाज हुकूमत से नाराज है और वो जो है इनके खिलाफ लॉबिंग करी, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो रेजोल्यूशन जो है पास हुए अमेरिकन कांग्रेस में। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन जो होंगे, और एक बात हमें समझना है कि अमेरिका से हमें अच्छे ताल्लुकात की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा वो एक्सपोर्टिंग पार्टनर है, हम IMF के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे मामला ठीक हो, लेकिन मामला ठीक करने के लिए वी हैव टू वॉक अ वेरी टाइट वायर, वो कहते हैं हाई वायर एक्ट में करना पड़ेगा। और उसमें जाहिर है कि अमेरिका का दबाव इंसानी हकूक के हवाले से, बेशक वो इसराइल की परवाह ना करते हो या दीगर चीजों की, लेकिन आप पे वो कर सकते हैं कि जी इंसानी हकूक है, आपके इलेक्शन मुतनाज़ा है, आपकी फलाह, यानी हमें बड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा आमिर जिया साहब। जनाब, स्मार्टली भी करना होगा, कुछ चीजों को हमें एड्रेस भी करना होगा, क्योंकि जहाँ पे धुआं होता है ना तो कहीं ना कहीं आग लगी भी होती है। तो अगर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की गैर मुतमईन है और वो जो है वो उधर ताउन करी है, वो कह रही है कि जी इनके ऊपर मजीद मुश्किलात लेकर आए, तो फिर तो रियासत को काम ये ना कि उन जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाए, उनको अपने साथ करे, ताकि पाकिस्तानियों का, देखिए इंडिया और पाकिस्तान में क्या फर्क है। इंडियन डायस्पोरा इज फुली विद मोदी, मोदी के साथ है। मोदी उनके एक नेशनलिस्ट लीडर है जिसपे लोगों को इत्मीनान है भारतीयों को। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान है वो जरा सा नाराज है, जरा से नहीं काफी नाराज है। और स्पेशली अमेरिका में रहने वाले, बरतानिया में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्यों नाराज है, और उनकी नाराजगी आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि PTI ने लॉबिंग की और बुरा किया, कुछ ना कुछ तो आपने भी ऐसा किया होगा कि लोग नाराज हो गए, तो आपको भी अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। जी ठीक है जी। अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ब्रिगेड साहब, ये जो भाई में अगर उसकी बात कर लें, जंगी तैयारी, इंसानी हकूक, इंतहा पसंदी कह लें, माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा अक़लियतों के साथ जो सलूक है, ये सब कुछ वाइट हाउस को नज़र नहीं आता, तो ये क्या बात हुई? आई थिंक एक तो जो आमिर ने लिखा उस पर एक दो चीज़ें मैं ऐड कर दूँ कि एक तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग है वो सारा डायस्पोरा नाराज़ है, ये मेरे ख्याल थोड़ी ज्यादती है, बिकॉज डायस्पोरा में कुछ लोग हैं, अगर आप तरसीलात देखें, अगर इतने नाराज होते तो पाकिस्तान की तरसीलात को ये प्रैक्टिकल है। तो अमेरिका में लेट से 4.5-5 लाख 8 लाख आई थिंक पाकिस्तानी है, फिर नॉर्थ अमेरिका में कनाडा को मिलाना, यूरोप, बाकी जो है 3-4 मुल्कों से आपको आवाज नजर आएगी। मतलब मिडिल ईस्ट से क्यों नहीं लोग बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट समझती है कि ताल्लुकात खराब। चाइना से कभी आवाज नहीं आई, रशिया से नहीं आई, पाकिस्तानी कम्युनिटी लेट से अफ्रीका में है, तो सिर्फ अमेरिका, कनाडा, आप कह लें यूके और यूरोप, वहाँ से, और उसमें भी पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, लेकिन तफसीलात को अगर आप देखें, ये बाइकआउट वगैरह का भी मेरे रिएक्ट किया है। दूसरा भी आ जाते हैं कि जो लिस्ट होगी ना ट्रंप के पास, इतना सैचुरेट कर दिया उसको एस्टेब्लिशमेंट ने, अभी रशिया के साथ अब भी एंटी, वेस्ट एशिया में आग लगी है, तो अगर 100 लेट से चीज़ें होंगी उसमें शायद पाकिस्तान का जो लेट से PTI का ख्वाब है जी को प्रेशर होगा, 100वें नंबर पे भी नहीं होगा। अगर आप कुछ स्पॉन्सर करके ट्वीट्स करा लें कुछ सेनेटर या कांग्रेसमैन से, मेरे ख्याल में उसमें अमेरिका को अल्टीमेटली देखना है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ कैसे चलना है।
बाकी भारत भी अंडर प्रेशर है। अभी आप देखें अडानी साहब के साथ उन्होंने किया है, मतलब $120 अरब से अभी वो उनकी जो वैल्यू है वो $80 बिलियन पे आ गई है। तो $40 अरब का तो सिर्फ एक बिजनेसमैन को उन्होंने वो किया है, बिकॉज दे फील के बेसिकली भारत को भी कोर्स करके रशिया से थोड़ा दूर करना है, जिसमें आई थिंक भारत ने भी पूरा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मेरे ख्याल में जो ट्रंप की लिस्ट है और उसमें बड़ा डाउट है कि उसकी पॉलिसी क्या होगी। हाँ, ये जरूर है कि भारत का क्लाउड है, लोगों ने मेहनत की है और इनकी जो आपने मेंशन किया इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी, क्या डेली लिंचिंग होती है मुसलमानों की। ऑलमोस्ट 25 करोड़ मुसलमान जिसको उन्होंने सेकंड रेट सिटीजन के तौर पर रखा, उनके जजेज उनके खिलाफ बोलते हैं। उसके अलावा जो है ओपन जो है आप देख लें कि डिस्क्रिमिनेशन होती है सिख कम्युनिटी के साथ है, जहाँ खालिस्तान का इशू बड़ा जोर शोर से खड़ा हुआ है और भारत ने कुछ हाई हैंडेडनेस की जिसमें आई थिंक कनाडा और अमेरिका से काफी बड़ा रिस्पांस आया। तो भारत के लिए भी आई थिंक इट विल बी आई फील कि ठीक है, ट्रंप मे हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन ओवरऑल से देखना कि मेरे साथ वो चलता है कि नहीं। तो रशिया के ऊपर आई थिंक भारत ने कुछ स्टांस में उसकी पूरी मदद नहीं की। बाकी आ जाते हैं कि एक प्रोपेगेंडा भी है, तो उसमें ज़ायनिस्ट लॉबी भी है, उसके अलावा फिर वोट्स में शामिल हो गए। अभी जो आपको बहुत ज्यादा हाइप नजर आती है, जिस तरह यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने चढ़ाई की, बेसिकली 4 चीजें की जा रही हैं कि पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा है तो अगेंस्ट एक बिल्डअप किया जाए। और ये तालियां बजा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ की। अगर लेट से आप नाराज हैं, तो अपनी वालदा से नाराज हैं जो मदरलैंड है, तो आप बैठ के बाहर साजिशें करेंगे। मेरे ख्याल में ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो जबरान लियास नेटवर्क चल रहा है, ये बेसिकली नाकाम होंगे। बाकी ठीक है, पैसा लगा के आप हाइप क्रिएट कर, अभी ज़ुल्म खलीलज़ाद जो पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, वो आज इनकी डार्लिंग है। और इस वक्त देखें तो भारत, उसके अलावा जो ज़ायनिस्ट हैं और पीटीआई, इनका एक ही नैरेटिव है, चाहे वो डायस्पोरा हो या विद इन पाकिस्तान हो। मेरे ख्याल में अभी पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है इनको डिस्कार्ड करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में कहना जी कि ये डायस्पोरा नाराज हो गया, ये भी आई थिंक दिस इज स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, एक इलाके के या एक मुल्क के कुछ लोग कह सकते हैं, बाकी पैसा लगा के आप जो है ट्रेंड चलाएं, उसके बाद शो करें जी कि लाखों लोग उसके खिलाफ है। आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई चीज़ है। पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे मूव करेगा, बल्कि कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को आपने बेसिकली टेक ऑन, और मेरे ख्याल से बड़ा हार्ड एंड स्टांस होना चाहिए। हमें मनाने शराने की जरूरत नहीं है। जो अपनी माँ का लेट से माँ का बेसिकली गद्दार, उस पर प्रवीण शाकर का एक शेर भी है कि ऐसे सुपन फरोश को मर जाना चाहिए जो बेसिकली अपनी माँ की लेट से उसको तुमर लगा के दाद लेता है। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है। दोनों मेहमान मेरे से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर ज़िया और ब्रिगेडियर वकार मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर वकार ने रशिया का भी जिक्र किया, तो क्या रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, फिर बेलारूस के सदर भी दौरे पर आए और उनका अलाई है, तो अब आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को ये बात भी बुरी लग गई? मैं इस पे आता हूँ, मुझे एक जुमले कहने थे डायस्पोरा के वाले से ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बात की थी। देखिए, मकसद ये होता है कि ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पीपल, अब जाहिर है कि वहां पे आपने बैलेट नहीं कराया, लेकिन जब आप देखते हैं कि पाकिस्तानियों की लॉबिंग है, जो सरकर्दा पाकिस्तानी है, तंजीमें हैं, वो किस तरफ डोल रही है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वो इस हुकूमत पर, देखिए पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है। हुकूमत की मुखालफत का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान की मुखालफत है। तो हमें खुद फरेबी में, या हम कहें ना कि जी 4 लोग उनके भी सारे, नून लीग के भी 4-5 लोग निकल आएंगे, कुछ और निकल आएंगे, कुछ और किसी और तंजीम के होंगे, एमकेएम के भी होंगे, लेकिन हम कहते हैं ओवरवेलमिंग ट्रेंड क्या है। तो बरतानिया, मैं खुद मतलब है हर 4-6 महीने जाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात होती है। अमेरिका में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हम उनसे गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई उस तरह की बात नहीं है। और ये नजर आ रहा है आपको कि जिस तरह से लॉबिंग बहुत उन्होंने कांग्रेस में की, वैसे ही तो नहीं होगी, सिर्फ पैसा खर्च करने से तो नहीं होती चीजें। बहुत सारी चीजों के पीछे एक मौसर वो होता है, कुव्वत होती है, सियासी कुव्वत होती है। तो हम अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला ना करें। फिर अगर हम करेंगे, उसका होगा नतीजा ये फिजा साहिबा कि हम गलत फैसले कर रहे होंगे, हमको असल मसला नजर नहीं आएगा। अगर हम पाकिस्तान के साथ संजीदा हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस टर्मोइल से, मुश्किल से निकले, तो हमें सच बोलना होगा और तस्लीम करना होगा। हकीकत नजर आ रही है हमें। अब आते थे कि रूस का जहां तक ताल्लुक है, रूस के हवाले से आपको समझ नहीं होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत अशराफिया की जो ज्यादा स्टेक्स है, मैं हुकूमत अशराफिया की बात कर रहा हूँ, वो मगरब में है, उनकी जायदादें वहां पर है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, वो चाहते हैं कि ग्रीन कार्ड उनके पास, तो वो वहां पे सफर करते हैं। तो एक तो ये हमारा बड़ा एलिमेंट है। फिर मैंने कहा कि हमारी माशी जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, वो मगरब के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, ईयू हमारा बहुत बड़ा वो है, मतलब है इंपोर्ट करता है हमारे हमसे। अमेरिका सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है।
ठीक है, फिर हमें IMF वर्ल्ड बैंक के लिए उनकी मदद की जरूरत होती है, वो मदद हमें रूस से नहीं मिल सकती। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए भारत का मिसाल देते हैं, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके क्योंकि इकोनॉमिक क्राउड बड़ा हो गया है तो दोनों ऑपोजिट पोल्स के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट कर सकता है। पाकिस्तान क्योंकि गरीब मुल्क है, हम बहुत मुश्किल में हैं, तो हमारे पास वो मैन्यूवर करने की वो सलाहियत कम है। ठीक है, तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि आपकी चॉइसेस जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। पहले ही कहा गया जी इमरान खान को जो हटाया गया क्योंकि उन्होंने रूस का दौरा किया था और वो उस जंग के बावजूद वो वहां पर थी, यूक्रेन जंग के बावजूद, तो ये इल्जाम लग रहा था। बात हो रही थी, बात क्यों थी कि आज हमारी रूलिंग एलीट के लिए अगर हम ये बात तस्लीम ना करें तो हम अपने आप को करीबी में मुब्तला कर रहे होंगे कि हमारे लिए रूल में आपकी मेरी बात नहीं हो रही है, हुक्मरान अशराफ की, उनके लिए अमेरिका ज्यादा अहम है। और आप देखिएगा कि वो कोशिश करेंगे कि इन मामलात को एड्रेस करें। अच्छा, माजी में भी पाकिस्तान ने ये किया कि हमने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया, अमेरिका से दबाव आता था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करें, हम नहीं करते थे। अमेरिका की तरफ से दबाव आता था कि अफगान तालिबान को अबेंडन कर दें, हम नहीं किया करते थे, हमने उनका साथ दिया, आखिर तक दिया। ठीक है ना, तो हम लोगों ने कई मसले पे अपने स्ट्रेटेजिक जो हमारे मसाइल थे, लेकिन वो उस वक्त एक और हमारा दौर था। आज जो है पाकिस्तान ज्यादा तकसीम हुआ पाकिस्तान है, अंदर हमारे बहुत ज्यादा हुआ है। पहले जो था इतनी तकसीम नहीं होती थी, पहले जो था बहुत सपोर्ट हासिल की हमारी इस किस्म के स्टैंड्स को। अब पाकिस्तानी डायस्पोरा, जैसे मैं कह रहा हूँ, डोंट इग्नोर इट, वो एक टेलिंग चीज है, उसमें जो मौसर आवाजें वो कहीं और खड़ी हैं, तो हमें उसको एड्रेस करना होगा ताकि जिस तरह भारतीय जो है अपने मुल्क की स्टैब्लिशमेंट का बयानी आगे बढ़ा रहे होते हैं, जो कोई बुरी बात नहीं, वो ज़ाहिर अपने मुल्क की मोहब्बत में करते हैं। तो हमारे लोग के अपनी, ये नहीं कि वो कम करते मुल्क से मोहब्बत, लेकिन उनको उनकी मोहब्बत के इजहार कुछ और है इसको, और वो समझ रहे हैं कि जी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में या जो कुछ हुआ था पाकिस्तान में वो गलत हुआ था। तो हमें उनको मनाना होगा, उनसे लड़ना नहीं होगा, उनको ज़ायनिस्ट एजेंट कहना हल नहीं है मसले का। ठीक है ना। अच्छा, और हमें ये भी समझना होगा कि हमें न्यूट्रलाइज करना होगा बजाय नए दुश्मन तलाश करने के। इसराइल से हमारा कोई बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इसराइल को हम जब कुछ को बिगाड़ भी नहीं सकते तो हमें अपनी जो एक कहते हैं ना वर्बोसिटी, उसको भी कम करना चाहिए। तुर्की की मिसाल हमारे सामने ब्रादर इस्लामी मुल्क है, ठीक है ना, वो इसराइल से कारोबार भी करता है, सब कुछ करता है, और ठीक है वो मुसलमानों का फलस्तीन के हक में भी बोलता है, हम भी ये कर सकते हैं। तो हमें कुछ चीजों को न्यूट्रलाइज करना होगा अपने एनलाइटेंड इंटरेस्ट में। पाकिस्तान खतरे में है, हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमें पता है कि हमारी फिशर्स बहुत वाइडन हुए हैं, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, KP में देख रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मसले हैं, उसका हमें इदराक होना चाहिए। उसके हिसाब से हमें जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान को मुत्तहद मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल कि अब इसमें अगर भारत की एग्जांपल ले लें तो भारत कितना स्मार्टली चलता है कि अमेरिका से भी बना के रखता है, रूस से भी बना के रखता है। अब तेल का जो मायदा है वो आपके सामने है, तो ये हमें इस तरह की कुछ स्मार्ट मूव की जरूरत है। वैसे मैं भारत की कभी तारीफ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ कि अगर हम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें कि आगे हमें कैसे चलना है, जाहिर बात है हमें स्मार्टली चलना है, क्योंकि हमें जरूरत तो है अमेरिका की, हम नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है। उसमें ओवरऑल उसका इकोनॉमिक साइज भी बड़ा है, ज्यादा उन्होंने मेहनत भी की, मैं तो हमेशा क्रेडिट देता हूँ। भारत में अगर आप डिबेट देखें जाके, वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत स्मार्ट है, इसने चाइना को भी एंगेज किया हुआ है, हालांकि भारत का ट्रेड भी, लेकिन अल्टीमेटली हॉस्टिलिटी है, और अमेरिका का पुराना एलाय रहा है मिडिल ईस्ट में। इसकी मतलब लुकिंग एट दिस साइज, अगर आप जोग्राफिकल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक साइज देखें तो साफ जाहिर है पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन तो नहीं है। दे फील के वी आर स्मार्ट। ये बाकी बेसिकली परसेप्शन होती है कि इसमें किस तरीके से दूसरे ममालिक को देखा जाता है। अभी थोड़ा आई थिंक इसमें बड़ा जरूरी है जो है ना, डायस्पोरा पे आई थिंक फिगर्स के साथ बात की जाए। ठीक है, जो यूरोप या अमेरिका में डायस्पोरा है उसका एक नंबर है, लेकिन आपका बल्क जो डायस्पोरा है वो वहां पे नहीं रिजाइड करता। लाइक 3.5 मिलियन आपका मिडिल ईस्ट में है, विच इज द लार्जेस्ट। अगर लेट्स से ओवरऑल 1 करोड़ लेट्स से कहा जाता है पाकिस्तानी रियाज या पाकिस्तानी डायस्पोरा से बाहर है, तो अमेरिका में शायद आई थिंक अभी 1 मिलियन नहीं हुआ। उसके अंदर सारे लोग लेट्स से एक खास पार्टी से उनकी एफिलिएशन नहीं है, डेफिनेटली दे आर पाकिस्तानी जो डिफरेंट तरीके से। इस तरह यूरोप में आप चले जाए, UK में जो डायस्पोरा है आपका तकरीबन 15 लाख है, जिसमें ज्यादा कश्मीरी ब्लड के लोग हैं, वो भी आई थिंक प्रो पाकिस्तान, प्रो कश्मीर कहा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें डेफिनेटली पार्टी ने इस पर काफी एफर्ट की, लॉबिंग की, उसके अंदर से आपको एक रेजोनेट करती आवाज नजर आती है। लेकिन मेरे ख्याल में डायस्पोरा कह देना कि सारा या बल्क जो है, आई थिंक दैट विल बी अनफेयर। बाकी जो है अपना जो मेन टॉपिक है आज का, इसके अंदर जब आप कहते हैं ज़ायनिस्ट, तो इस पे आई थिंक लोगों को थोड़ी वो प्रॉब्लम होती है। ज़ायनिस्ट और ज्यूज में बड़ा फर्क है। वी आर टॉकिंग ऑफ जो बेसिकली हार्ड लाइनर है, जिस तरह उन्होंने गजा के साथ किया है, फलस्तीन के साथ किया है,
या अमेरिका में जो लॉबी है उनकी, देयर आर ज्यूइश पीपल जिन्होंने आई थिंक बड़ा ओपनली अपोज किया इस पॉलिसी को। मैं बेसिकली उस ज़ायनिस्ट लॉबी की बात करूँ जो उनके फाइनेंसर्स हैं, जैसा अभी गोल्डस्मिथ फैमिली इज वन ऑफ द आई थिंक जो जब इजराइल बना है उस वक्त के उनके स्पॉन्सर्स हैं, तो साफ ज़ाहिर उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। और अगर उनका कोई लिंकेज है वहाँ पे बात आए और उस पर फिर लोगों को थोड़ा सा महसूस होता है। मेरे ख्याल में जो बाहर से कैंपेन हो रही है इसमें डायस्पोरा जो जैसे पीटीआई से सेक्रेटरी कोई नाराजगी वाली बात है, दे हैव गॉन हॉस्टाइल, उनको लगाया गया जिब्रान लियास नेटवर्क है। इमेजिन करें कि पीटीआई का सोशल मीडिया पर हाई जैक में बाहर से एक बंदा चला रहा है। आपको इमरान रियाज बड़े याद आ रहे हैं बार-बार ब्रिगेडियर साहब, आपको बार-बार इमरान रियाज याद आ रहे हैं। नहीं, जिब्रान लियास की बात जी जी, अच्छा जिब्रान इलियास कह रहे हैं। अच्छा मतलब आपने इमरान रियाज बोला है, मुझे ऐसा लगा। नहीं, इमरान रियाज बिकॉज़ जस्ट इमेजिन कि एक बंदा बाहर से बैठ के एंड ही इज बीइंग पार्ट ऑफ देयर सीक्रेट सर्विस, वो चला रहे हैं और आप ज़ॉम्बीज की तरह उस पे एग्री भी करते हैं। और जिस तरीके की आई थिंक हॉस्टाइल कैंपेन हुई है, ये नाराजगी वाली बात नहीं, दिस इज असॉल्ट ऑन द स्टेट। चाहे 9th में था, उसके बाद हुई, वो हमने देखा, फिर अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद इस्लामाबाद मैसेकर के नाम पे मैंने देखा मुईद की ज्यादा बैठा हुआ है, 3 बंदे 4 स्टेज पे थे और 3 बंदे सुन रहे थे और आप कह रहे हैं यहाँ पे जलसा हो रहा है। आई थिंक ये इसमें डेफिनेटली सोशल मीडिया के जरिए आप एक प्रोजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आप करेंगे पाकिस्तान के साथ, उसमें मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको मनाया जाए। दे कैन हैव देयर टाइम और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। आमिर साहब आप मुस्कुरा रहे थे, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप मुस्कुराहट की जरा वजह एक्सप्लेन कीजिए। मैं एक बात देखें, एक बात है कि अमेरिका और यूरोप में जो डायस्पोरा है वो वोकल है इसलिए कि वहाँ जमहूरियत है, वहाँ निकाला नहीं जाता। मिडल ईस्ट में उस तरह का वो लोग मुजाहरा कर नहीं सकते, जिस तरह से फर्ज करें कि हुक्मरान खानदान के लोग जब घूमते हैं उन पे लोग आवाजें कसते, उनके लिए जगह तंग हो गई, वो आराम से लंदन की गलियों सड़कों पे घूम नहीं सकते, ठीक है ना। ये आपको एहसास होना चाहिए कि क्या सूरत हाल है। अगर वहाँ पे मिडल ईस्ट में मेहनत कर जाते हैं, वो ज़ाहिर नौकरी से तो नहीं चाहेंगे कि दुबई से निकाल दें, सऊदी अरब से निकाल दें। यही हाल रूस भी जो है अथॉरिटेरियन नेशंस हैं, तो कोई मिसाल बनती नहीं है, ये पैरेलल बनता नहीं है। हम तो उन मुल्कों की बात करें कि जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और उसमें मैं फिर कहूंगा, देखें लोग ये नहीं कि पीटीआई की मोहब्बत में बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी वो रद्द अमल में कर रहे हैं। वो लोग मतलब बरसा बरस तक बताया गया लोगों को कि जी फला खानदान क्या करता था, फला पॉलिटिकल पार्टी किस तरह मुल्क में लूट मार किया करती थी ना, और वो बड़े हमारे अहम लोग बताया करते थे। एक तो ये बात। दूसरी मैं एक बात एक और करेक्ट करूं कि जो है ना पाकिस्तानी स्मार्टली खेलते थे, बिल्कुल हम लोग खेला करते थे। मैं समझता हूँ कि सदर अयूब के दौर तक हमने बड़ा अच्छा खेला, मुशर्रफ साहब के दौर तक हमने बहुत अच्छा खेला कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा दौर था, सुनहरी दौर था, अयूब खान साहब का भी दौर और मुशर्रफ साहब का भी दौर। हाँ, अलाय था, पाकिस्तान अलाय था अमेरिका का वॉर ऑन टेरर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो कोर इंटरेस्ट हमने बचा के रखे हुए थे। उसके बाद भी कियानी साहब के दौर में भी आप याद करें कि मतलब सलाला हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन एक अलग वो दौर था कि, और मुझे याद है, मैं वो बता नहीं सकता वो चीजें कि हम लोग मदद भी कर रहे थे और हम लोग जनाब अपना इंटरेस्ट भी हम लोग सर्व कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग वी वर प्लेइंग स्मार्ट। पिछले कुछ बरस में 2010 के बाद से, 13 के बाद से, मुशर्रफ साहब के दौर के बाद से, बल्कि मैं कहूंगा हमने इतना स्मार्टली प्ले नहीं किया और हमारे यहाँ कर्जों का बोझ चला, हमारे यहाँ बड़ी कोताबीनी की सियासत की गई, बड़ी सेल्फ इंटरेस्ट की सियासत की गई, खुदगर्जी की सियासत की गई। इसकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल में है। वरना पहले यकीनन बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होती थी, हमारी मिलिट्री लीडरशिप का अगर आप बात करें, द वे दे यूज्ड टू कैरी देमसेल्व्स, तो जिस तरह से वो करते थे, आज मेरे ख्याल में नजरसानी की बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जी अच्छा सर, ये आगे थोड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं, आप दोनों से बारी बारी। पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, ये मुज़ाकरात के हवाले से बात चल रही है, पहले मुज़ाकरात होंगे, ये पहल करें हुकूमत वाले, पीटीआई वाले पहल करें। पीटीआई का भी एक मौके बड़ा जस्टिफाइड, वो कहती थी सिटिंग गवर्नमेंट पहल करती, फिर राना साहब के बयान आपके एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड रखेंगे। तो सर वहाँ से तो पहले सीधा सीधा मुतालबा आया ना कि आप पहले 9 मई पे शर्मिंदगी का इजहार करें और आप माफ़ी मांगें। तो क्या आपको समझ आती पहले से ही मुज़ाकरा शुरू होने से पहले डेडलॉक का शिकार हो गए हैं? आई थिंक इसमें जो पीटीआई ने आई थिंक कार्ड्स प्ले किए हैं, देखें एक होता है कि आप पॉलिटिकली, देखें पीपल्स पार्टी के जमाने में नाराज एस्टैब्लिशमेंट से, नून लीग का भी आया, लेकिन आई थिंक द वे दे हैव क्रॉस्ड और लाइन, और ये मैंने कहा कि फौज ने कोई एस्टैब्लिशमेंट ने रेड लाइन ड्रॉ की थी। एक बेसिक आपके मुल्क की अपनी रेड लाइन होती हैं, और द वे इन्होंने कंडक्ट किया 9 मई के बाद, एक तो आपने किया असॉल्ट स्टेट पे और उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया, सारी दुनिया ने देखा। फिर आप ट्रिवियलाइज करना शुरू हो जाएंगे कि ये नहीं था, और फिर हमें लेवर इन किया गया, और इस्लामाबाद में काउंटर था जी कि फिर आपने गोली क्यों चलाई, जो जिसकी भी अभी फैक्ट्स एंड फिगर जो है सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई ने जो स्टांस लिया है जो इंफॉर्मेशन डोमेन में, उसने बड़ा नुकसान किया। और अभी आप देखें तो 5 धड़े मैं गिनवा देता हूँ जो आई एम श्योर
आमिर साहब भी जानते हैं। एक धड़ा जो है जिसके उनके बानी बैठे हैं डयाला जेल में, कुछ बीबियां चला रही हैं, चाहे उनकी वाइफ हैं या उनकी बहनें हैं। फिर मैंने सबसे बड़ा उससे धड़ा जो जिसने हाईजैक किया हो वो जिब्रान लियास का है। एंड वी शुड एक्नॉलेज इट के पीटीआई का जो सोशल मीडिया जो सबसे स्ट्रांग उनका आई वुड से वेपन सिस्टम है वो आउटसोर्स्ड है, और कोई बंदा ऐसा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर एक बुकला का है जो पैराशूट होके आए हैं। देन यू हैव आई वुड से सेनर एलिमेंट्स भी हैं जो पुराने स्टाल वॉर्ड्स थे जो चाहेंगे कि एक पोलिटिकल तरीके से आप मूव। एक तरफ आप करें गालम गलोच, आप रोजाना पोस्टर्स लगाएं और आपके जो सो कॉल्ड फेवरेट यूट्यूबर बाहर से बैठ के डेली गालम गलोच करें, और इधर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बातचीत। आई डोंट थिंक सो, जो मेरी अपनी असेसमेंट है और होना भी नहीं चाहिए। पोलिटिकली आप एंगेज करें पार्टी के साथ और इसका जो भी रास्ता निकालना है। बाकी देर आर जो लीगल केसेज हैं उन्होंने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है और उसको आप अपना डील करें। इसमें आप देखें जरदारी साहब भी रहे कितना अरसा जेल में रहे, क्योंकि आप पीपल पार्टी खुदा ना खास्ता इवन बेनजीर की असैसिनेशन पे, शहादत पे दे कुड हैव टेकन अ स्टांस, लेकिन उसमें पाकिस्तान खतरे का नारा लगा के फिर वो आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई ने जो इंफॉर्मेशन डोमेन में स्टांस, इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है और इसमें खुद अपनी स्पेस को कम करते जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई हेडवे जो है मेरी अपनी असेसमेंट में होगा। ये पोलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के जो भी आई थिंक डायलॉग करना है वो करें। अदरवाइज इधर जो है दूसरी साइड से मेरे ख्याल में ज्यादा जोर होगा जो ट्रायल्स हो रहे हैं इनके वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और अगर बाकी जनरली पीटीआई लीडरशिप समझती है कि उनको शर्मिंदगी है इस चीज पे कि आपने फिर थोड़ी सी, मैं सिर्फ जिक्र करूं, बांग्लादेश 71 पे बहुत बड़ा बयानिया बनाया गया। अभी कल हमने एक इंटरव्यू किया, इंशाल्लाह आएंगे प्रोफेसर शाहिद ज़मान का, मैं डालूंगा मीडिया पे। बांग्लादेश ने, बंगालियों ने आई वुड से कि ये जो 71 का नैरेटिव जिसको इस वक्त मेनली पीटीआई लीडरशिप उसको सपोर्ट कर रही थी और बाहर से या मोदी साहब कर रहे हैं, हसीना वाजिद उठा के बहरे खलीज बंगाल में डबो दिया लिटरली। और इतनी हेटेड है नाउ दे आर इवन थिंकिंग कि जी वो बात हो रही है कि हमसे भी गलतियां हुई हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इस बात पे आप लेके और फिर सॉल्व कर दें। लेट्स से मेरे पे पूछता है जी कि आप कोर्ट का ऐसा हथियार डालते, भाई मैं तो शायद 4 साल का था। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एब्सर्ड नैरेटिव। और वो भी बंगालियों के मुंह पे आई वुड से थप्पड़ लगाया तीनों के, इमरान खान के, उसके बाद मोदी के और हसीना वाजिद के। एंड दे हैव एक्चुअली थ्रोन दिस आउट और नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ कि हमें आप न्यूक्लियर कवर दें, हमारी मदद करें डिफेंस में, हम ट्रेड बढ़ाएंगे। तो ये भी आई थिंक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा आई वुड से जवाब है, स्पेशली पीटीआई ने जो पिछले साल पूरा ये नैरेटिव खड़ा था। जी आमिर रियाज साहब, अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? इसका कौन किस करवट बैठता है आपको दिखाई देता है? और बानी चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा था सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है कि जिसकी कॉल मैं नहीं दूंगा। अब सुना है कि 22 दिसंबर की जो डेडलाइन है वो दे दी गई है और फिर राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है आपके मुताबिक? ये 2-3 चीजें मैं समझनी होंगी कि ये बात बिल्कुल है कि कोई भी अगर रेजोल्यूशन होगा तो उसके अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट की नॉट यानी कि उसकी जो है हामी जो है वो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ ये मसला जो है पीटीआई बमुकाबला हुकूमत नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ इन्होंने तनकीद की, मैं यहाँ पे इत्तेफाक करूंगा ब्रिगेडियर साहब से कि पीटीआई ने जो है उनको अपना जो तोपों का दहाना था वो दुरुस्त सिमत में रखना चाहिए था। और उनकी डेस्परेशन की वजह से और मेरे ख्याल में मैं जिस तरह से उन्होंने तनकीद की हमारी मतलब लीडरशिप के ऊपर, मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, वहां पे कुछ रिस्ट्रेन की जरूरत थी। और गालिबन उनके लिए हालात इतने पेचीदा ना होते अगर वो जरा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी ये ख्याल बड़ा मजबूत है बहुत सारे लोगों में। लेकिन एक और बात है कि उनके कहते हैं ना कि आप सोशल मीडिया के नैरेटिव के बाज़-औक़ात यरगमाल बन जाते हैं। ठीक है। और वो उसमें मैं नहीं समझता कि पूरा सोशल मीडिया इज दैट ऑर्गेनाइज। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई की चीजों को समझे बूझे बगैर, इसकी निशानदेही फवाद चौधरी जैसे लोग भी कर रहे हैं और लोग और इस तरह के जो उनके सीनियर एलिमेंट है जो बेशक पार्टी में नहीं है अभी लेकिन है पीटीआई के, हम वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जनाब लड़ाई जो है मतलब है, जब तक इमरान खान जेल से बाहर थे तो उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती थी वो कहते थे कि जी फौज हमारा बड़ा अहम इदारा है और हम उनके खिलाफ सोच नहीं सकते। तो उसी नैरेटिव को उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। अब जो एक मुहिम जो शुरू हुई है, देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता रियासती इदारों को आप अंडरमाइन करें, करें तो वो एक बड़ा एक मनफी चीज है। वो रियासत के साथ जो है एक मैं कहूँगा कि दुश्मनी वाली बात है। और मैं खुशफहम आदमी हूँ, समझता हूँ कि जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है बशमूल पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उनका नुक्ता नजर का फर्क हो सकता है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते वो पाकिस्तान को। तो यहाँ पर हमें एक वो करना होगा, तो एक इनको वापसी की आपको एक लिवरेज देना होगा, आपको राह निकालनी होगी
इतना बड़ा बल्क पाकिस्तानियों का कि जो झंडा लेके चलता है, कौमी तराना पढ़ता है, जो सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी है, नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है, तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप जो है बिल्कुल आउट हो गए ना। तो आपको लेकर आना है और उनको भी समझना है कि जी फौज हमारा बहुत अहम इदारा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारा बहुत इदारा है, अहम इदारे हैं। उनका मकसद जो है, जो बैरूनी दुश्मन है हमारे, जो दहशतगर्दी करते हैं मुल्क में, उनसे निपटना है, भारत को मुंह देना है। तो ये सब चीजें हैं ताकि हम एक मुत्तहिदा महाज बना सके पाकिस्तान का, और एक हमारे इंटेलेक्चुअल प्लेन पर हम एक जैसे हो सकें। अगर हम ये नहीं होंगे और हम एक बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिटिक्स करेंगे कि जनाब ठीक है, फर्ज करें किसी से गलती हो गई, तो गलती तो आप याद करें नवाज शरीफ साहब से भी हुई थी जब मुशर्रफ साहब का प्लेन हाईजैक हुआ था, तो सिस्टम ने उन्हें आने दिया ना वापस, ठीक है ना। और उसी तरह बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था, लेकिन बाद में आप लोगों ने उसके लिए जगह बनाई, तो गलती हो सकती है। और उसको फिर करेक्ट कैसे किया जाए कि वो पाकिस्तान को डैमेज ना करे, और अगली मरतबा हम वो गलती ना दोहरा रहे हो, कोई नई गलती बेशक करें, कोई पुरानी गलती ना दोहराएं। तो ये मैं समझना चाहिए। मेरी तारीख भरी हुई है, बगैर आपके प्रोग्राम को महदूद है, और हम बता सकते हैं बहुत तफसील में जाकर कि देखें ना कि यही मतलब है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि देखिए एस्टेब्लिशमेंट दिल से नहीं सोचती, वो जज्बात से नहीं सोचती, वो अकल से सोचती है ना, और वो ठंडे दिलो दिमाग से सोचती है। वहां पर जाती ईगो कोई चीज नहीं होती है। तो जब ईगो नहीं होती है तो वो फिर पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मफाद देखते हैं, और उसके अंदर हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमें भरोसा करना चाहिए कि माजी में जब भी पाकिस्तान में स्टेलमेट हुआ उसने अपना किरदार अदा किया, और हमें अभी यही उम्मीद है कि वो इस जो पाकिस्तान में एक बुरहान आया हुआ है, या फेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसको दूर करने में फौज जो है अपने निस्बत किरदार अदा करेगी, और फौज और अवाम एक साथ खड़े होंगे, ना कि ये जो तासुर किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता एक तफरीक आ गई है, फिशर आ गया, ये दूर हो जाए। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों की कीमती शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।